Hello. Hello, ma'am. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible, I guess. Yeah, okay, okay. I think there are 62 people. No, how many people are there? Ma'am, some are still joining. Okay, okay. So Just wait for two let's. minutes. Yeah, yeah, sure. Ma'am, I think we should start with the lecture. Okay, okay. Just a couple of minutes. I'll get Sure, started. ma'am. Sure, ma'am. So, hey guys, this is Minoli. Hey, वीडियो चालू रख सकते हो चलेगा? फिंगर सर नहीं है ना कॉल में ये? Hello, ma'am. या आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ, एटलीस्ट ma'am. मैं तो बोल दो ना पता चलो सब सो गए. Start करो. या ठीक है. तो मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ. मैं दे देता हूँ पहले, फिर आप अच्छा, देना. ओके ओके, ठीक है. A very good morning to everyone. It gives me immense pleasure to introduce you all to our guests for today, Ms. Minoli Vartak ma'am. She has been through everything that we are experiencing right now. As she is a VCAT alumni of our own IT department, she has been working as a technical writer
at Content Stack since 2 years. She has an abundance of industrial knowledge in fields like product and API documentation, SEO, Google Analytics, Data Studio, project management, and blog writing. And currently responsible for not only maintaining product but handling API documentation by using technical and writing skills, and also has contributed towards optimization of documentation website. So without any further delay, I request Ms. Murali Vartak ma'am to commence with the session. Yeah, thanks for the introduction man. So yeah, टेक्निकल राइटर से बोला जाए तो बहुत नया फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है. यूजुअली हम लोग इंजीनियर होके जाते सिस्टम इंजीनियर, एंड्रॉइड डेवलपर ऐसा वगैरह. तो टेक्निकल राइटर इज क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन जो मेंटेन करते हैं लोग. अभी हम लोग समझो पाइथन सीख रहे, तो पाइथन का भी डॉक्यूमेंटेशन होता है जहाँ पे आप लोग को पता चलता है कि भाई कैसा यूज करने का ये सब. तो सब लिखने का काम, फिर वो अपना नॉलेज डाल के लोगों को कैसा यूजर फ्रेंडली बना सकते डॉक्यूमेंट, वो पूरा टेक्निकल राइटर का काम होता है. तो टेक्निकल राइटर का काम सिर्फ ये नहीं कि वो बस लिखते जाए, कोडिंग थोड़ा सीखे फिर उस पर लिखे. तो उसका काम होता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट होता है अपना, तो उसको मेंटेन कैसे करे प्रॉपरली. तो उसके लिए अपना एसईओ का स्किल्स लगता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग ही स्किल लगता है. 2-3 प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं अपने बगल. देन या एपीएस का नॉलेज लगता है, अपना जितने भी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका भी एक लैंग्वेज लगता है, पूरा नॉलेज चाहिए उसको. तो सबका करता धरता एक ऐसा टेक्निकल राइटर फील्ड है. तो ये इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था किसी को, तो मेरे को कैसा ब्लॉग राइटिंग चालू था मेरा कॉलेज के टाइम से. तो इवेंचुअली एक करियर मिला मेरे को टेक्निकल राइटर जैसा. तो चलो देख लेते हैं क्या है टेक्निकल राइटर करियर. तो सही है, मजा है. एक मैनेजमेंट स्किल्स भी मिलता है, फिर अपना जो सीखा है कोडिंग वगैरह लैंग्वेज, वो भी अपने को यूज होता है. ऐसा नहीं कि राइटिंग करने का, कोडिंग सीख के राइटिंग करने का ऐसा है वो. तो बहुत स्कोप भी है. तो उसमें से एक पार्ट होता है कि अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है उसको कैसे मेंटेन रखे, कैसे ऑप्टिमाइज करे, कैसे यूजर्स को यूजर फ्रेंडली बनाए, ऐसा एक चीज है. तो अभी हम लोग ये सीखने वाली एसईओ वगैरह, वो किसके लिए होता है. तो एसईओ कि अपना अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग टीम्स होते हैं. एक तो होता है प्रोडक्ट वाला टीम जो प्रोडक्ट वीडक्ट बनाता है, एंड देन एक वेबसाइट मेंटेनेंस वाला होता है. अभी समझो टेक क्रंच या फिर कौन सा कंटेंट स्टैक का ले लो. ये कंटेंट स्टैक एक प्रोडक्ट है, उसका एक वेबसाइट भी है. तो वेबसाइट मेंटेन करने के लिए अलग ही टीम रहता है. तो वो टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसईओ वगैरह सब, एनालिटिक्स से पूरा लेके वो पूरा ऑप्टिमाइज करते हैं. तो इनकेस किसी को वेब डेवलपर भी बनना है ना, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है अपने को कंपनीज में. मैं खुद देखती रहती है, मैं खुद करती रहती है सब सब. तो किताबी नॉलेज में आज डिस्कस नहीं करने वाली, वो सब बाद में करेंगे. तो पहले डिस्कस कर लेते कि भाई अब आज क्या सीखने वाले हम लोग. तो आज पहला एक चीज है एसईओ वाला चीज, मतलब इसमें भी थोड़े थोड़े पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है इसके. देन दूसरा है कि इसको एनालाइज कैसे करने का वेबसाइट को. हमने चकाचक तो बना दिया वेबसाइट, तो अभी इसका एनालाइज कैसे करें, कैसा पता चलेगा कि भाई ये वेबसाइट अच्छा है या नहीं अच्छा है. एंड देन लास्ट टॉपिक है अपना वेब सिमेंटिक्स करके. तो ये थोड़ा ओवरव्यू देगी मैं सिंपल लैंग्वेज में, बाकी तो अपने को थियरी सब रट्टे मारने. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया ना तो इंटरप्ट कर सकते हो, तो चलेगा. तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर लेती है. तो शेयर ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस मैम. ये दिख रहा है? हाँ मैम. ओके ओके. तो क्या, तो ये टॉपिक से आज के क्या क्या कवर करना है. तो सबसे पहले आता है एसईओ. तो एसईओ बेसिकली अपने को पता ही है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वगैरह वगैरह. तो ये किसके लिए यूज होता है. अभी समझो मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, और मैंने एक आर्टिकल लिख दिया. अभी सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि मेरा ब्लॉग है, मैंने आर्टिकल लिख भी दिया है.
एंड लिख भी दिया तो उसको इंडेक्स करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो वो फटाफट इंडेक्स हो, फटाफट उसको रैंकिंग मिले फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके अपना टेक्निक होता है। तो ये सब वही थियरी वीरी है। तो आई थिंक ये प्रिंगे सर तुम्हारे साथ शेयर करने वाले पीपीटी, तो यू कैन रीड ऑल दिस। तो मैं बस थोड़ा बता देती हूँ। तो यहाँ एसईओ होता है एक अपना अपने वेब पेज से मेरा आर्टिकल है, तो उसको फर्स्ट सर्च रिजल्ट पे कैसे लेके आए, तो उसका एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। देन अपना वेबसाइट विजिबल होना चाहिए सर्च इंजिन को, क्योंकि सर्च इंजिन को जब तक पता नहीं रहेगा कि मेरा वेबसाइट है एक डोमेन पे, तब तक कोई फायदा नहीं रहेगा। तो उसके लिए एसईओ का एक पार्ट आता है अपना। एंड देन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए वेबसाइट को। एसईओ ना कुछ रूल्स डिफाइन करता है ताकि अपना वेबसाइट रीडेबल हो जाए यूजर्स को। तो रूल्स भी मैं बताती है आगे आगे। एंड ये कंपनी को क्या हेल्प करता है, अभी समझो मेरा कंपनी है एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट करके, मतलब एक सर्विस दे रही मैं कि आओ हमारे से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करके जाओ और तुम्हारा प्रोडक्ट ले लो। तो अभी मेरा कंपनी है, तो उसमें मैं ब्लॉग लिख रही है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में कि ये ऐसा ऐसा कुछ है। तो अभी कोई यूजर आता है, वो ब्लॉग्स देखता है, कंटेंट देखता है, तो उसको पता चलता है कि भाई हाँ ये कंपनी को पता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या है, तो आई कैन अप्रोच देम। तो ऐसा थोड़ा पोटेंशियल कस्टमर्स गेन करने के लिए होता है एसईओ का प्रैक्टिस। देन या अभी कस्टमर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली विजिबिलिटी बढ़ेगा अपना मार्केट में डिमांड होगा ये कंपनी के लिए। देन वेब ट्रैफिक, अभी किसी ने अभी मेरा जैसे मैंने बोला ये एक एंड्रॉयड का वेबसाइट है मेरा, मैंने एंड्रॉयड के बारे में सब कुछ लिखा है। तो एंड्रॉयड का कंपोनेंट होता है वेब व्यू करके, तो वेब व्यू करके मैंने आर्टिकल लिखा है एंड वो आर्टिकल फर्स्ट पेज पे आ रहा है सर्च इंजिन के। तो इससे मेरा ट्रैफिक भी बढ़ता है मेरे वेबसाइट पे। तो ट्रैफिक बढ़ा एंड लोगों ने देखा कि भाई अच्छा आर्टिकल है, तो इससे ऑथोरिटी भी बढ़ गई। ये एक ऑथोराइज वेबसाइट है, ऑथोराइज कंपनी है। तो ये कंपनी का एक फायदा होता है कि क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी होते हैं, फेक कंपनीज भी होती है, तो उसमें से ऑथोरिटी गेन करने के लिए रेशियो एक प्रैक्टिस होता है अपनी। देन कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स बेसिकली क्या होते हैं कि अभी मैं यूजर है और किसी वेबसाइट पे जा रही है, समझो सेल्स फोर्स का वेबसाइट है, सेल्स फोर्स अभी एप्पल का समझो। मैं एप्पल की वेबसाइट पे गई, वहाँ पे देखा मैंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत एसईओ प्रैक्टिस फॉलो किया है। एंड देन मैंने वहाँ पे किया कि साइन अप या फिर बाय नाउ करके, तो मैं एक यूजर से वो लोग की कस्टमर बन गई। तो इट इज लाइक कन्वर्जन ऑफ यूजर टू कस्टमर, तो इट्स लाइक कन्वर्जन, उसको कन्वर्जन टर्म बोलते हैं। तो इसके लिए एसईओ अपना हेल्प करता है एक कंपनी के लिए, कंपनी के व्यू से देखने जाए तो। तो इसमें समझा क्या एसईओ क्या है वगैरह, मतलब क्यों यूज करने वाले, कुछ डाउट से ये फर्स्ट स्लाइड में। हेलो, यस मैम। क्या है मतलब समझा ना, समझ रहे हैं ना हाँ हाँ क्या हाँ। बोलना चाह रहे हैं? ठीक है ठीक है, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। cool cool। एंड या अभी एसईओ देखने जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम करता है। एसईओ के बेसिकली दो प्लान्स होते हैं, एक वेबसाइट के लिए एंड एक वेबसाइट का कंटेंट के लिए। एंड देन पूरा कंटेंट विंटेंट होने के बाद, एसईओ प्लान पूरा बनने के बाद उसका एनालाइज होता है परफॉर्मेंस। तो पहले जाते हैं वेबसाइट के लिए कि वेबसाइट को वेबसाइट के लिए एसईओ ने क्या बना के रखा है। तो एसईओ क्या बोलता है कि तुम्हारा वेबसाइट नेविगेशन का प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अभी मैं समझो गई टेक क्रंच पे, ये वेबसाइट दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ यस मैम, लॉन्च हो रहा है। हाँ ये अभी दिख रहा है? यस या तो अभी एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि भाई यहाँ पे नेविगेशन होगा, यहाँ पे अपना लेटेस्ट ब्लॉग्स होगा, एंड यहाँ पे कुछ बचे कुछ ब्लॉग जो रिसेंटली पब्लिश हुए। तो एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है नेविगेशन के लिए। मतलब मेरे को पता चला कि मेरे को चलो न्यूज लेटर देखने, तो यहाँ पे मेरे को एक नेविगेशन में मिल जाते न्यूज लेटर करके, मेरे को काफी अलग से जाना नहीं पड़ता या फिर कौन सा अलग से यूआरएल देना नहीं पड़ता, जो भी है मेरा यहाँ पे मिल जाता है मेरे को। तो एक इजीली नेविगेशन चाहिए यूजर्स के लिए भी, एंड अपना एक रोबोट
क्रॉलर करके होता है, क्रॉलर मतलब अपना समझो हमने सबमिट किया अपना वेबसाइट गूगल को, तो गूगल का एक क्रॉलर होता है, वो अपना वेबसाइट के ऊपर छान लेते हैं कि भाई बराबर है क्या नहीं वेबसाइट, ये क्रॉलेबल है या नहीं। तो उसके लिए एक नेविगेशन अपना अच्छा होना चाहिए। नेविगेशन बुरा हुआ ना तो क्रॉल नहीं कर पाएगा वेबसाइट, एंड अपना वेबसाइट शायद लोगों को पता ही नहीं चलेगा, इंडेक्स ही नहीं होगा, ऐसा सीन होता है। तो इसलिए बोला बोलता है कि तुम्हारा नेविगेशन अच्छा होना चाहिए। देन सेकेंड रूल ये है कि तुम्हारी वेबसाइट का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए हेडर टैग में। अभी ये मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल किसी को पता है क्या, क्या है ये? हेलो, नहीं मैम, आप नहीं, एक बार एक्सप्लेन करिए। हाँ हाँ यस यस, नहीं सोची थी ये नहीं पता तो मैं पता देती है। अभी अभी समझो मैंने यहाँ पे सर्च मारा टेकक्रंच करके, तो यहाँ पे जो अपना देख रहा है टाइटल दिख रहा है यानी डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो ये आ का असर है, तो बेसिकली ये मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन है। अभी ये जरूरत क्यों है पता है क्या? अभी यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला ना मैंने, तो ऑटोमेटिकली ये अपना सर्च इंजन रिसेंट वाला पोस्ट का कंटेंट उठा लेगा और वो चेंज होता रहता है। तो यूजर को पता नहीं कि भाई टेक क्रंच क्या है, उसको पता चलेगा कि टेक क्रंच इज लाइक पैंडेमिक करके कुछ तो है। तो अपना अपना बिजनेस का थोड़ा इंफॉर्मेशन देने के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन जरूरी होता है ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे देखने जाए ना, मैं अपने को यहाँ पे मिलेगा, ये होम पेज है, बस मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके डाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन एक मेटा टैग में है, ठीक है, और इसका कंटेंट ये है टेक क्रंच रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस। ये वही कंटेंट है जो अपने को यहाँ पे दिख रहा है। समझ रहे हो एक कहाँ से आ रहा है टाइटल? हेलो, हाँ मैम, आप समझ। ये आया, तो वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अभी यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि भाई ऐसा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग है, एक न्यूज वेबसाइट है जहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के वगैरह में लोग बोलते रहते हैं। तो अपना छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है रिगार्डिंग द बिजनेस, और उसके लिए अपना मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है जो अपने को बहुत यूजफुल होता है। एंड ये टाइटल का भी वही सीन है। अब ये टाइटल भी देखेंगे ना, तो ये यहाँ से आ रहा है टाइटल, ये मेटा प्रॉपर्टी है ना, इसमें टाइटल करके है और उसका कंटेंट ये है। तो ये अपने को यहाँ पे जो दिख रहा है टेक क्रंच स्टार्टअप वगैरह, ये बेसिकली यहाँ से उठा रहा है वो। तो ये अपने एसईओ का वो एक प्रैक्टिस है, अपना सर्च इंजन को बताने के लिए कि भाई मेरा वेबसाइट ऐसा ऐसा है, एंड प्लस यूजर्स को बताने के लिए इन शॉर्ट कि मेरा वेबसाइट क्या है, वो क्या करता है। तो ये अपना मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन सॉल्व करता है वो। तो वो एसईओ का एक अलग रूल है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। तो ये समझा मेटा टाइटल का क्या सीन है। हाँ मैम, आप समझ। या ओके, देन थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, अपना ये स्ट्रक्चर होता है डिफाइन। मतलब समझो अभी कौन सा मैं ब्लॉक उठाती है यहाँ का, यहाँ पे एक रेफरेंस है, ठीक है। एसईओ क्या बोलता है कि तुम्हारा जो भी टाइटल होता है ना, वो कभी भी H1 टैग में होना चाहिए, एंड जो बाकी का अंदर के जो टाइटल है वो H2 में या फिर H3 में होने चाहिए। तो एक हायरार्की होता है एक अपना। अभी यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करेगी ना, तो अपने को दिखेगा ये H1 क्लास में ये पूरा डिफाइंड है, ये हेडिंग टाइटल वगैरह। एंड नीचे जो सब हेडिंग है ना, ये H2 में लिखा हुआ है। तो वो एक हायरार्की एक डिफाइंड होता है, एसईओ बोलता है कि पहले H1 का कंटेंट लिखो, देन H2 वाला हेडिंग लिखो, एंड इसके अंदर भी जो हेडिंग होगा ना वो H3 में लिखो। तो ऐसे क्या क्रॉलेबल रहता है, robots.txt अपना फाइल होता है ना, वो पूरा क्रॉल करता है बराबर से। फिर अगर ऐसा हुआ कि H1 लिखा, फिर यहाँ पे H3 लिखा एंड देन H2 लिखा,
तो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता। रीडेबिलिटी के हिसाब से भी यूजर को पता नहीं चलता कि ये कौन सा हेडिंग है, कौन से हेडिंग के अंदर आए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। ऑल्सो robot.txt अपना फाइल है, उसको भी क्रॉलिंग के लिए प्रॉब्लम होता है अपना वेबसाइट का, तो यहाँ से वहां उछलते रहता है, उसको स्ट्रक्चर नहीं मिलता कि मैं कहाँ पे जाऊँ। तो उसके लिए ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा हायरार्की डिफाइन होना चाहिए, कि पहले H2 हो, फिर अंदर कुछ हेडिंग हो तो उसको H2 टैग दे दो, फिर इसके अंदर भी कुछ हेडिंग हो तो उसको H3 दे दो, एंड अंदर का अपने बीच का कंटेंट वगैरह सब होता है। तो ये वेबसाइट का 3 बेसिक रूल्स है फॉर एसईओ। तो इसमें कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ डाउट्स है इसमें? नो मैम, समझ रहा है। ओके, सही है। देन ये अपना हो गया वेबसाइट का, ठीक है। अभी वेबसाइट का कंटेंट का एसईओ प्लान क्या है वो देख लेते हैं। अभी जो भी अपना मार्केटिंग वेबसाइट होता है, मार्केटिंग वेबसाइट एज इन किसी कंपनी का वेबसाइट, भी समझो एप्पल का वेबसाइट देख लेते हैं। तो किसी कंपनी का वेबसाइट होता है, उसको मार्केटिंग वेबसाइट बोलते हैं, कि भाई तुम्हारा वेबसाइट है जो मार्केट के लिए हेल्प कर रहा है, तो उसको मार्केटिंग वेबसाइट बोलते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन का टर्म में। तो किसी भी मार्केटिंग वेबसाइट का कंटेंट के लिए एसईओ होना ही चाहिए। तो उसका क्या क्या स्टेप्स है वो बता देती है मैं, क्योंकि जब तक एसईओ नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा यूजर को कि भाई क्या है ये। स्ट्रक्चर नहीं होगा तो यूजर माइट कंफ्यूज कि वेबसाइट में है क्या, क्या कंपनी है। तो उसके एक प्लान होता है। अभी अपने को कंटेंट लिखने का है, समझो मेरा कंपनी है वो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, उसके लिए मेरे को ब्लॉग्स लिखने के। तो मैं क्या करेगी, मैं पहले मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में सर्च करेगी कि वो लोग कैसा दे रहे हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं, वो लोग कौन से टाइप का कंटेंट दे रहे हैं। तो ये रिसर्च होता है, तो उसके हिसाब से अपने को इम्प्रूव करना रहता है। तो वो एक स्ट्रेटेजी होता है जो कंपनी फॉलो करती है यूजुअली। देन यूजर्स क्या सर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, तो वो अपने को देखना पड़ता है कि अगर यूजर सर्च कर रहा है कि मेरे को जीपीएस डालने का एंड्रॉइड ऐप में, और अपने को पता चले कि ऐसा यूजर बहुत बार सर्च मार रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, एंड वो आर्टिकल पे बहुत सारे व्यूज आ सकते हैं। तो एक अपना टेक्निक होता है कि पहले डिटरमाइन करो कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है ऐसा मैं रिफर करती है कभी भी। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट क्या करता है पता है क्या, कि एक टर्म के बारे में लोगों ने क्या क्या सर्चेस किया है, तो वो बता देते हैं। अभी समझो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और मैंने सर्च किया कि मेरे को देखने का है, मेरे को इस पे आर्टिकल लिखने का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मेरे को देखने का है कि यूजर ने क्या सर्च मारा है। तो इस पे पूरा एक चार्ट मिलता है कि लोगों ने क्या क्या सर्चेस मारे। तो इसमें से अपने को बहुत सारे कंटेंट आइडियाज भी मिलता है कि मैं मेरे आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड कर सकती है, किस पे आर्टिकल बना सकती है। तभी इससे देख रहे हैं हम लोग व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू, तो इसके बारे में मैं पूरा एक आर्टिकल भी लिख सकती है, या फिर आर्टिकल में इसका एक सेक्शन भी बना सकती है। तो इससे क्या होता है, अगर मैंने ऐसा कुछ कंटेंट डाला ना इसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में अपने कंटेंट में, एंड यूजर ने बहुत बार सर्च किया है, एंड तो सर्च करते करते वो अपने वेबसाइट पे आ जाता है फिर, तो इससे अपना व्यूज भी बढ़ जाते हैं। मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड तुमने उस पर ही आर्टिकल लिखा है, तो ऑब्वियसली अपना विजिबिलिटी बढ़ेगा वेबसाइट का। तो एक अपना मार्केट रिसर्च में ये पूरा आ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे दिमाग में आर्टिकल आ गया मैंने लिखना चालू किया, नहीं ऐसा नहीं होता है कंपनी में। वी हैव टू फर्स्ट रिसर्च अबाउट द टॉपिक, एक प्रॉपर रिसर्च करो यूजर ने क्या चाहिए, उन्होंने क्या मांगा है, एंड देन उसके हिसाब से तुम कंटेंट बनाओ। तो ये एक वेबसाइट है जो बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई थिंक पीपीटी शेयर होगा तो ये अपने को मिलेगा ही। देन एक कीवर्ड होता है। अभी समझो मैंने डिसाइड किया मेरे को इस पे लिखने का है, ये वाले में, ये मेरे को खुद को नहीं पता कि ये कौन सा कॉन्शियसनेस क्या है। तो मैं इस पर सर्च मारेगी भाई कॉन्शियसनेस क्या है, इस पे कीवर्ड्स होता है। अभी कीवर्ड का मतलब क्या है कि कैची वर्ड, कि अभी लोगों ने बहुत बार सर्च मारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कीवर्ड।
एक कीवर्ड बन जाता है फिर। तो अभी जितना आर्टिकल में कीवर्ड्स होगा ना, ज्यादा भी नहीं, एक सुटेबल अमाउंट ऑफ नंबर, जितना कीवर्ड होगा उतना अपना वेबसाइट विजिबल होगा ऑन सर्च इंजिन्स, उतना ही वेबसाइट अपने यूजर्स को दिखेगा। ऐसा वो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो कीवर्ड सर्च करने के लिए ना अपने बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक एडवर्ड्स करके है, यूबर सजेस्ट करके है। एडवर्ड्स ये कॉर्पोरेट में यूज होते हैं और ये पेड होता है, तो अपने स्मॉल स्केल में इतना यूज नहीं होगा फिर। लेकिन ये यूबर सजेस्ट करके एक टूल है जो अपने को फ्री में मिल जाता है। तो ये क्या करता है, अपने को कीवर्ड का पूरा बता देता है कि लोगों ने इतना बार ये टर्म सर्च मारा है एंड इसका इतना वैल्यू है मार्केट में। तो मैं भी एक फटक से सर्च मार लेती है। अभी मैंने ऑलरेडी सर्च मारा था डेटा साइंस करके, मतलब डेटा साइंस के बारे में लोगों ने क्या क्या सर्च मारा है एंड वो लोग मतलब वो उस डेटा साइंस टर्म का कितना वैल्यू है मार्केट में। तो ये अपना देख सकते हैं कि कीवर्ड है जो लोगों ने बहुत बहुत सर्च मारा है, डेटा साइंस है, डेटा कोर्स है, तो इसका कॉस्ट पर क्लिक, इसका वैल्यू कितना चल रहा है मार्केट में। अगर मैंने समझो अपने आर्टिकल में ऐसा कुछ कीवर्ड डाल दिया, डेटा साइंस कोर्स या फिर व्हाट इज डेटा साइंस करके, एंड मेरे वेबसाइट पे अपना एड वाला कुछ तो एडसेंस एनेबल्ड है गूगल एड्स करके, तो वो कीवर्ड पकड़ के वो उसके हिसाब से एड्स दिखाएगा। एंड वो एड पे किसी ने क्लिक किया ना तो अपने को कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब एक क्लिक पे अपने को 52 रुपीज मिल सकता है, ऐसा भी रहता है। तो कीवर्ड का सीपीसी, वॉल्यूम, ट्रेंड ये सब अपने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कीवर्ड का वही बेसिकली होता है कि लोगों ने क्या सर्च किया, उसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में, एंड ये क्लिक करने पे अपने को कितना प्रॉफिट आ सकता है सिर्फ वेबसाइट से। तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च एक टूल होता है। तो अभी समझो मेरा आर्टिकल है तो उसमें मैंने डाल दिया डेटा साइंस विद पाइथन करके, ऐसा कीवर्ड डाल दिया, मतलब कीवर्ड एज इन कंटेंट में कुछ ऐसा डाल दिया जो ऐसा फ्रेम करता है, मतलब इसका हेडिंग वेडिंग भी डाल सकती है या फिर कंटेंट में इसको हाईलाइट करके डाल सकती है। तो ऐसा डाल दिया ना तो सर्च इंजन को पता चलता है कि लोगों ने डेटा साइंस विद पाइथन सर्च मारा है एंड तुम्हारे वेबसाइट में वो कंटेंट है, तो तुम्हारा वेबसाइट पहले यूज लोगों को बताएगा, भाई तुम्हारा ये सर्च है तो ये वेबसाइट ले लो, इसमें पूरा कंटेंट है जो तुम लोग को चाहिए। तो इसके लिए अपना कीवर्ड का हेल्प करता है यहाँ पे। आई थिंक बहुत लेंदी हो गया कीवर्ड्स का। समझा क्या तुम लोग को कीवर्ड्स क्या हो रहे हैं? हाँ मैम। नहीं समझा तो बता सकते हो, मैं चाहे तो वापस एक्सप्लेन भी कर सकती है। नहीं मैम, नहीं मैम, समझा। ओके, तो यह कीवर्ड्स एक अपना रहता है मेन कंपोनेंट। या कीवर्ड्स डालते टाइम ना ऐसा भी ना हो कि तुम सबके सब कीवर्ड डाल रहे हो, मतलब पूरा तुम्हारा आर्टिकल कीवर्ड से भरा है, ऐसा कुछ हुआ ना तो गूगल तुम्हारा वेबसाइट रिपोर्ट करेगा कि बहुत ऐसा स्पैम है वेबसाइट वगैरह। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कीवर्ड डालो। अगर तुम्हारा वेबसाइट है समझो 500 वर्ड्स का, तो मेक श्योर करो कि कीवर्ड तुम्हारा 50 के आगे ना जाए, वरना वो हाईजैकिंग टाइप होता है, कीवर्ड हाईजैकिंग। तो ऐसा माइल प्रैक्टिस रहता है एंड यूजर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट नहीं करते ऐसा माइल प्रैक्टिस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ज्यादा कीवर्ड भी मत डालना कभी भी। एंड या एक रहता है अभी इंटरलिंक्स करके कॉन्सेप्ट है जो बहुत यूजर्स ने मतलब बहुत लोगों ने अभी कंपनीज ने भी अडेप्ट किया है। इंटरलिंक्स माने क्या कि मेरा वेबसाइट है एंड इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स है। समझो एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ये नोटपैड दिख रहा है क्या किसी को? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो समझो मेरा वेबसाइट है, उसमें पर आर्टिकल्स है, ब्लॉग्स है एआई के ऊपर, एआई है, डेटा साइंस है, फिर कंप्यूटर विजन, ये मेरे इतना ब्लॉग्स है। एंड्रॉइड करके है, आईओएस करके है, react.js करके, ठीक है। अभी मेरे एआई के ब्लॉग में मैं अपना डेटा साइंस का ब्लॉग है उसका रेफरेंस डाल रही है कोई भी कंटेंट में। अभी मेरा एआई के आर्टिकल में
डेटा साइंस एक वर्ड मेंशन किया है, डेटा साइंस इज वन पार्ट ऑफ एआई, ठीक है। एंड मैंने इसको हाइपरलिंक किया है टू माय डेटा साइंस वाला ब्लॉग। तो मैं यूजर्स को क्या कर रही है कि एआई की वेबसाइट से ही उसको डेटा साइंस का भी ब्लॉग का लिंक दे रही है मेरे वेबसाइट में। तो इससे क्या होगा, वो यूजर घूमता रहेगा मेरी वेबसाइट में, एंड जितना घूमेगा तो उतना एंगेजमेंट बढ़ेगा। ऐसा है ये इंटरलिंक का कंसेप्ट। ये समझ रहे हैं क्या इंटरलिंकिंग? यस मैम। हाँ, तो इससे कन्वर्जेंस मतलब एंगेजमेंट बढ़ता है, यूजर एक्सप्लोर भी करता है, एंड यूजर्स का टाइम ऑन अवर पेज बढ़ जाता है वेबसाइट में। मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है, जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है उसका अपने वेबसाइट पे, उतना ही पॉपुलर अपना वेबसाइट है, ऐसा गूगल मानता है। तो इंटरलिंकिंग इज वन काइंड ऑफ एंगेजमेंट वाला टेक्निक, ऐसा है। तो वो एसईओ के अंडर आता है कि तुम्हारा एसईओ क्या बोलता है कि तुम्हारा वेबसाइट एंगेजेबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरलिंकिंग इज वन ऑफ द टेक्निक कि यूजर को अपने ही वेबसाइट में मतलब घुमाते रहे या फिर एंगेज करते रहे इन अ गुड वे, ठीक है। एंड देन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेजेस। अपना अभी जो भी इमेज डाल रहे हैं ना हम लोग कोई भी अपना ब्लॉग में, तो उसमें अल्टरनेट करके प्रॉपर्टी होता है इमेज का। ये पता है ना किसी को या नहीं? यस मैम, अल्टरनेट, पता है। हाँ। तो अल्टरनेट का टैग क्यों करते हैं पता है क्या? अभी समझो, ये इमेज ले लेते हैं, इसका मैं देखती अल्टरनेट टैग क्या है, मैंने लिखा था टाइम पे। अब इसका अल्टरनेट इमेज डाला है ऑटोमेट सोशल मीडिया पोस्ट, एंड अभी मैंने सर्च किया ना यहाँ पे एंड इमेजेस में गई, तो यहाँ पे एक इंडेक्स हो रहा है कि भाई तुम्हारा जो इमेज है वो यहाँ पे गूगल इमेजेस में आ गया अल्टरनेट टेक्स्ट के द्वारा। तो वो एक बेसिक मोटिव रहता है कि तुम्हारा इमेज भी इंडेक्स हो जाए तो गूगल का सर्च या फिर याहू का सर्चेस। तो उसके लिए अल्टरनेट वाला प्रॉपर्टी यूजफुल होता है। एंड ऑल्सो अभी समझो मेरा नेट बहुत स्लो है और ये इमेज लोड ही नहीं हुआ, तो अभी ऑलरेडी कंटेंट की यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिखने से अच्छा वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। लाइक जो भी बोला था ना मैंने ऑटोमेट सोशल मीडिया पोस्ट करके, तो वहाँ पे ऐसा देखेगा कि ये ऐसा है अल्टरनेट टेक्स्ट करके पीएनजी वाला फाइल है। तो यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पे एक इमेज है जो लोड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द नेट कनेक्टिविटी। तो वो भी एक फायदा है यूजर को, मतलब ब्लैंक स्पेस से अच्छा कुछ टेक्स्ट दिखाए वो बेटर रहता है। तो उसके लिए अल्टरनेट प्रॉपर्टी अपना यूजफुल होता है। तो बेसिक ये दो मोटिव्स है अल्टरनेट प्रॉपर्टी का। एक तो है अपना गूगल इमेजेस में इंडेक्स होने के लिए, एंड सेकंड है कि यूजर को पता चले इनकेस कुछ ब्लैंक स्पेस दिखा तो या पे इमेज वगैरह था ऐसा, तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है। ये क्लियर हुआ अल्टरनेट टेक्स्ट का पॉइंट? हाँ मैम। ठीक है। इमेजेस से बढ़ते हैं फिर अपना यूआरएल। अब यूआरएल पे ना बहुत सारे लोग कभी भी झोल मारते हैं। तो कंसाइज यूआरएल क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो यूआरएल है वो बराबर होना चाहिए। अभी मैं देखती है एक मेरा एक ब्लॉग है, अभी समझो एक टाइटल है मेरा, ऐसा कुछ टाइटल है, ठीक है। एंड ऐसा टाइटल में बनाने जाए ना यूआरएल में, तो यूआरएल में अननेसेसरी हाइफन वगैरह सब आ जाएगा, अननेसेसरी कैरेक्टर आ जाएंगे। तो उसके लिए ना अपना यूआरएल थोड़ा कंसाइज होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्व वगैरह सब लिखा है मैंने, लेकिन यूआरएल में ऐसा कुछ लिखा नहीं मैंने, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं होगा या फिर यूजर को डिफिकल्टी होगा यूआरएल मेंटेन करने के लिए भी। ऑल्सो अपना क्रॉलर जो है उसको भी डिफिकल्टी होगा ये पूरा समझने के लिए ये यूआरएल क्या है। तो जितना कंसाइज रह सकते ना ऑन द पॉइंट उतना बेटर होगा
एसईओ के लिए भी। तो अनवांटेड कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑल्सो मीनिंगफुल एक यूआरएल बनेगा। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिखती नहीं हाउ टू डायरेक्ट नॉन यूआरएल कोड आईडी सॉर्ट ऐसा यूआरएल में लिखती ना, तो प्रोबेबली ये कंफ्यूजन हो जाता है यूजर को कि भाई ये क्या है, ये बेसिकली ये कौन सा पेज है ये। तो यूआरएल कभी भी ऑन द पॉइंट रखो, कंसाइज रखो, जितना मीनिंगफुल हो सके उतना रखो। तो वो एक एसईओ का प्रैक्टिस है यहाँ पे। ये क्लियर हुआ कंसाइज यूआरएल का पार्ट? यस मैम। ओके, सही है। देन अभी रीडायरेक्ट करके कंसेप्ट से, अभी समझो मैंने कभी ये ब्लॉग है मेरा, वो मैंने अनपब्लिश किया या फिर डिलीट कर दिया ये वेबसाइट से, एंड यूजर के पास यूआरएल है, तो कोई भी यूजर यहाँ पे हिट करेगा ना तो उसको 404 आएगा यूआरएल को। तो 404 अवॉइड करने के लिए हम लोग रीडायरेक्ट ऐड करते हैं। एंड कभी भी 404 आया ना तो वो अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, डिग्रेड होता है वेबसाइट का क्वालिटी फिर एज पर सर्च इंजन का टर्म। तो 404 ना आने के लिए अपना यूआरएल रिडायरेक्शन का एक कंसेप्ट है। तो अभी समझो मैंने रिडायरेक्ट डाला कहाँ पे कि अगर यूजर यहाँ पे ये वेबसाइट ये लिंक को हिट किया ना तो उसको ऑटोमेटिकली अपना होम पेज पे रिडायरेक्ट करो, तो एटलीस्ट उसको 404 वाला लिंक ना आ जाए। तो 404 को एलिमिनेट करने के लिए एक रिडायरेक्शन चाहिए अपने को। तो जितना भी अपना एक्सपायर्ड लिंक्स होता है, जो आपको मतलब कौन सा भी पेज को डिलीट किया है उसका लिंक का रिडायरेक्ट अपने को डालना पड़ता है। ये एसईओ के प्लान में होना ही चाहिए, ऐसा है। ये क्लियर हुआ रिडायरेक्ट का? यस मैम। ओके। देन अपना लास्ट एंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज साइट मैप करके। अभी साइट मैप देखेंगे ना तो इट इज लाइक एक्सएमएल फॉर्मेट में फाइल होता है जो अपना जितना भी कंटेंट है ना एक वेबसाइट में, जितना भी पेजेस है उसका पूरा लिस्ट दे देता है। तो साइट मैप करता क्या है, बेसिकली एक हेल्प करता है क्रॉलर्स को, कि क्रॉलर्स को पता चले कि अपने वेबसाइट में इतना सारा कंटेंट है। एंड अभी समझो एक साइट मैप है एंड मैंने एक नया ब्लॉग पब्लिश किया तो ऑटोमेटिकली साइट मैप पे रिफ्लेक्ट होगा, एंड इससे पता चलेगा क्रॉलर को कि भाई यहाँ पे नया एक कंटेंट आया है, नया ब्लॉग यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो इससे ही वो क्रॉल करता रहेगा वेबसाइट को। तो मैन्युअली क्रॉलिंग से अच्छा एक साइट मैप बना दूं तो साइट मैप से ऑटोमेटिक क्रॉलिंग होगा अपना वेबसाइट। तो एक क्रॉलिंग के लिए अच्छा है एंड अपना इंडेक्सिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्रॉल करेगा ना वो रोबोट तो उसको पता चलेगा भाई नया वेबसाइट नया कंटेंट आया है, एंड किसी यूजर ने वो सर्च मारा टर्म रिगार्डिंग टू दैट न्यू कंटेंट, तो उसको वो रोबोट बोलेगा कि भाई ये ले, ये वेबसाइट को देख ले, ये नया वाला कंटेंट है। तो उसके लिए साइट मैप का फाइल एक यूजफुल होता है। तो कभी भी देखने जाए ना तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके फाइल का नाम रहता है एक वेबसाइट पे, तो इससे पूरा एक्सएमएल फॉर्मेट में जितना भी लिंक्स है वो पूरा दिख जाता है। तो या वो ये रोबोट के लिए अच्छा रहता है क्रॉलर्स के लिए साइट मैप का फाइल। तो ये क्लियर हुआ साइट मैप का? हाँ मैम। ठीक है। तो ये साइट मैप का था, इतना बेसिक था। अभी इसमें टिप्पणी देना है ना, तो अगर कि तुमको कौन सा कंटेंट बनाने का है तो तुम्हें पता है यहाँ पे आता है पीपल ऑल्सो आस्क फॉर। अभी समझो एआई पे मेरे को आर्टिकल लिखना है एंड यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क फॉर, तो मतलब ये एसईओ का नहीं वैसा टिप बता रही इनकेस किसी को कंटेंट वेंटेंट लिखने का है तो यहाँ पे ऐसा सब आता है ना क्वेरी वगैरह, ये व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ एआई। अगर ये वाला कंटेंट तुमने तुम्हारे ब्लॉग में इंक्लूड किया ना तो ऑब्वियसली तुम्हारे वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ेगा, और क्योंकि लोगों ने बहुत बार ऐसा सर्च मारा है 4 टाइप्स ऑफ एआई क्या है ये, और तुम्हारा ब्लॉग वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो 100% गारंटी कि तुम्हारा वेबसाइट को विजिबिलिटी बढ़ेगा, या फिर यहाँ पे फर्स्ट पेज पे भी इंडेक्स हो सकता है, चांसेस हो सकता है। तो जितना हम लोग यूजर के व्यू से हम लोग कंटेंट को लिखेंगे ना उतना ही अपना विजिबिलिटी बढ़ जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन का भी आइडिया यहाँ से मिलता है, कि आई थिंक यहाँ पे हम कौन से वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन ये खुद का रिसर्च से मैंने किया है।
एंड रिलेटेड सर्चेस में मतलब लोगों ने और भी क्या क्या मारे हैं सर्चेस, वो सब यहाँ पे बता देते हैं। तो हमने समझो हैप्पी रिसर्च लिख दिया अपने कंटेंट में कि इसका कोर्स क्या है, आईआई का कोर्स क्या है, एंड लोगों ने ऐसा कुछ सर्च टर्म मारा कोर्स पे, तो अपना वेबसाइट का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आ सकता है बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद। तो यूजर्स के हिसाब से कंटेंट कैसे लिखे उसके लिए ऐसा 2 टेक्निक्स है, ये 2 मेथड्स है। ठीक है, ये ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन था। ठीक है, ये एसईओ का समझा अब तक, वेबसाइट का एंड उसका कंटेंट का। कुछ डाउट्स है, क्वेरीज हैं ये सब पॉइंट्स में? ओके, ठीक है। अभी चलो वेबसाइट हमने बना दिया, इसको एसईओ प्लान भी कर दिया। अभी आगे का क्या, आगे अपने को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये वेबसाइट कैसा चालू है, यूजर्स कैसा कंज्यूम कर रहे हैं वेबसाइट को। तो उसके लिए एनालिटिक्स इज अ पार्ट। तो एनालिटिक्स के लिए ना बहुत सारे टूल्स रहते हैं अपने पास। तो पॉपुलर टूल्स इज एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल। भी जीए का अपने को पता है, एनालिटिक्स का ये टूल है, अपने को पूरा दिखा देता है कि वेबसाइट एक मतलब कैसा यूजर्स इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना यूजर्स यहाँ पे स्पेंड कर रहे टाइम, कहाँ से यूजर्स आ रहे हैं, कौन सा पेज पे लोग ज्यादा व्यूज दे रहे हैं। तो ऐसा पूरा मॉनिटरिंग एनालिटिक का टूल के द्वारा हो सकता है। ऑल्सो एक सर्च कंसोल है, आई थिंक सिलेबस में नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता देती है। सर्च कंसोल क्या करता है पता है क्या, अपना वेबसाइट जल्दी इंडेक्स हो जाए ना उसके लिए वो हेल्प करता है। एंड ऑल्सो मैं बता ही देती है, गूगल सर्च सर्च कंसोल बता देता है कि अपने वेबसाइट में कुछ इश्यू वगैरह कुछ है क्या, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो गूगल सर्चेस का कौन सा टर्म से अपना यूजर अपने वेबसाइट पे लैंड हुआ है, तो उसके पूरा बता देते हैं। तो मैं सैंपल बता देती आपको, ये मेरा खुद का ही ब्लॉग का है तो इजी रहेगा। तो अभी समझो, अभी ये पूरा वेबसाइट को क्रॉल करता है कि कहाँ पे इश्यू वगैरह है क्या, कौन से पेज पे कुछ इश्यू है क्या। इश्यू होगा तो ये पूरा हाईलाइट कर देता है कि ऐसा कुछ एरर वेरर है तो तुम अपडेट विडेट करो। एनहांसमेंट में क्या कर सकते हैं, तुम्हारा ब्रेड कम इम्प्रूव कर सकते हो, स्ट्रक्चर डेटा पार्स नहीं है तो उसको पार्सेबल बना सकते हो। तो जितना भी इश्यूज रहता है, जितना अच्छा हो रहा है जितना बुरा हो रहा है अपने वेबसाइट के साथ, वो पूरा एनालाइज के डोमेन में आ जाता है। तो उसके लिए सर्च कंसोल इज वन ऑफ द टूल। देन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं अपने को साइट मैप वगैरह का, कि अपना अपना जो ये बोलते हैं साइट मैप का फाइल, वो अपने को गूगल को सबमिट करने का है। तो कैसा सबमिट करने का, साइट मैप क्रिएट करने का, एंड ये पूरा इसको सबमिट करने का ये टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा। तो इसको सबमिट किया तो गूगल को पता चलता है कि भाई ये यूजर ने ये वेबसाइट का साइट मैप दिया है, तो लेट्स क्रॉल इट। तो करते ही रहता है फिर। एंड देन कवरेज में पता चलता है कि वेबसाइट का कितना एरर वेरर है, कितना वैलिड है, कि कहाँ पे जा रहा है, 404 कौन से यूआरएल पे आ रहा है, ये पूरा बता देता है। एंड परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, बाय मतलब कितना इंप्रेशन आ रहे, कितना क्लिक्स हो रहे वेबसाइट पे, एंड यूजर ने गूगल सर्च में ऐसा कौन सा क्वेरी डाला जिसकी वजह से वो अपने वेबसाइट पे लैंड हुआ। तो समझो मैंने ये क्वेरी मैं भी डालती है गूगल पे, एंड देन मेरे को अभी पता चलता है कि एक मेरा वेबसाइट है यहाँ पे इंडेक्स हो गया। तो वो यहाँ पे क्लिक किया एंड ये मेरी वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि भाई हाँ ये तुम्हारा क्वेरी था, इसके वजह से तुम्हारे वेबसाइट को विजिटर्स मिल गए, ऐसा है। कितना क्लिक्स हुआ, इम्प्रेशंस कितना हुआ, इम्प्रेशन मतलब कितने बार वो लिस्ट हुआ सर्च पेज पे, एंड लोगों ने कितने बार वो क्लिक किया सर्च रिजल्ट पे, ये तो पूरा मिल जाता है फिर अपने को।
तो है इससे भी अपना एनालाइज हो सकता है, मतलब पूरा वेबसाइट का एनालाइज कि वेबसाइट कैसा चल रहा है, कितना एरर वेरर फेंक रहा है, ऐसा पूरा। तो ये तो सर्च कंसोल को होगा, लेकिन मेजर इज एनालिटिक्स का। तो एनालिटिक्स का पूरा अभी ऑर्गेनाइजेशन में देखने जाए ना, तो इसके भी अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं। भी डिपेंड्स, एनालिटिक्स का भी डिपेंड होता है प्लेटफॉर्म का कि कौन सा मैट्रिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी नॉलेज बेस होगा अपना गाइड, या फिर डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट होगा, या फिर मार्केटिंग वेबसाइट होगा। ये हर 3 कैटेगरीज के लिए अलग अलग एनालिटिक्स होते हैं बाय गूगल एनालिटिक्स। तो भी मैं बता देती है, ये क्रिएशन का स्टेप एकदम इजी है। अभी एनालिटिक्स का लोग बोल रहे थे कि पता नहीं चलता उनको कि कैसा बना है, तो मैं बस एक गो थ्रू कर लेती है। तो उसमें कुछ इजी है स्टेप से सब पूरा, वो प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि इनकेस किसी ने पूछा ना ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो ये थोड़ा काम आता है, क्योंकि मेरे फील्ड में तो काम आया था ये सब। अभी अपने को साइन अप किया ना, तो अपने को बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट मिलता है। तो वो यहाँ पे एडमिन पैनल होता है, ठीक है। एडमिन पैनल पे जाओ, देन आप पे आपको अकाउंट रहता है, फिर प्रॉपर्टी रहता है। अकाउंट क्रिएट किया तो कौन सा दूसरा वेबसाइट का अकाउंट बनाने का वगैरह वो सब। तो समझो अभी यही वेबसाइट का मेरे को दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह कोई बनाने का है। तो एक क्रिएट प्रॉपर्टी करेगी, प्रॉपर्टी का नाम डालते, चलो सैंपल इंपल डाल देते फिलहाल के लिए। एंड नेक्स्ट में कुछ बिजनेस का तो हैंडल डाल देते हैं। ऐसा क्रिएट हुआ ना, तो अपने को ट्रैकिंग का कोड मिलता है। अभी मेरे को समझो वेबसाइट के लिए एनालिटिक्स करने का है, तो वेब करेगी मैं यहाँ पे www.sample.com ऐसा कुछ रैंडम भी टाइप करती है मैं। ओके, क्रिएट स्ट्रीम। फिर अपने को यहाँ पे टैगिंग का इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो एक ग्लोबल टैग रहता है। तो जो ट्रैकिंग वीकिंग का कोड रहता है ना, जो अपने को वेबसाइट में डालना पड़ता है, वो अपने को यहाँ से मिलता है। तो जो स्क्रिप्ट देख रहे हो ना, ये वाला अपना वेबसाइट का जो हेड टैग होता है ना, स्टार्टिंग टैग हेड एंड एंडिंग टैग हेड, उसके बीचों बीच डालना चाहिए अपने को, ताकि वो क्रॉलेबल हो सके, ये एम्बेड हो सके प्रॉपरली। तो ट्रैकिंग कोड रहता है। अभी जैसे मैंने डाला ना यहाँ पे ब्लॉगर समझो, मतलब कौन सा भी अपना ब्लॉगर पे समझो तुम्हारा वेबसाइट है, तुमने ये कोड उसके हेड टैग में डाल दिया, ये वाला कोड, तो ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स विल सिंक विद योर वेबसाइट। ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करेगा, पूरा जितना भी एनालिसिस है वो यहाँ पे अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। तो ये एक तरीका है टू इंटीग्रेट एनालिटिक्स विद वेबसाइट। तो इतना रिसोर्स दे दिया मैंने यहाँ पे। सर्च कंसोल का भी सेम है, यहाँ पे जाए एंड सबमिट करे यूआरएल, गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे वेलकम पेज रहता है, यहाँ पे इनकेस डाल दिया मैंने sample.com। तो इसको वेरिफिकेशन लगता है ये सब। तो अपना अभी समझो तुम्हारा डोमेन है .com करके, एंड तुमने लिया है GoDaddy से, तो तुम्हारा डीएनएस के अकाउंट में जाके तुमको ये वाला पूरा सेंटेंस डालना पड़ेगा। तो ये अलग अलग डीएनएस का अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन मेन तो ये कोड रहता है, तुमको कॉपी करके तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ता है। तो लिंक होता है वो पूरा सर्च कंसोल विद योर वेबसाइट। तो थोड़ा रिसोर्स दे दिया मैंने यहाँ पे, तो फुर्सत में देख लो फिर। लेकिन अगर तुम किसी टीम को संभाल रहे हो ना कंपनी में जाके, वेबसाइट वाला टीम, तो तुमको ये बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए।
ऐसा है। ओके, इतना समझ रहे क्या? हाँ कैसे मैम। क्या क्या करना है? ठीक है, अभी आते हैं एनालिटिक्स पे। अभी एनालिटिक्स पे मैंने जैसे बोला कि हर एक वेबसाइट का अलग अलग नीड्स रहता है। अभी तुम्हारा नॉलेज बेस का वेबसाइट है या फिर हाउ टू गाइड का वेबसाइट है, तो उसके लिए एनालिटिक्स का अलग अलग मैट्रिक्स रहता है। मार्केटिंग वेबसाइट है या फिर ब्लॉग का वेबसाइट है, उसके लिए अलग मैट्रिक्स रहते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन साइट का अलग मैट्रिक्स रहता है। लेकिन सबका कॉमन देखने जाने मैट्रिक्स तो ये अपने मैट्रिक्स रहते हैं। मैट्रिक्स मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, कि अभी समझो एनालिटिक्स में ये क्लोज करके मैं, हाँ ये एक वेबसाइट का सैंपल वेबसाइट का डेटा उठाती हूँ। मैट्रिक्स माने एक वेबसाइट का परफॉर्मेंस की ऐसा, मतलब क्वालिटी इंडिकेटर्स ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कि अभी वेबसाइट का पेज व्यूज कितना है, उसका बाउंस रेट कितना है, कितना पेज लोड टाइम है, एवरेज टाइम कितना है, इवेंट्स क्या है, सर्च टाइम ये मैं बताती है एक एक। तो पेज व्यूज क्या है कि तुम्हारे वेबसाइट पे कितना व्यूज आ रहे हैं बाय डिफरेंट ऑडियंस, तो वो अपन एनालिटिक्स के द्वारा हम लोग ट्रैक कर सकते हैं उसका। तो एक सैंपल मैंने डेटा उठाया है, गूगल वाला मर्चेंडाइज स्टोर है ये, तो उसमें मैंने बिहेवियर में अपने को मिल सकता है, साइट कंटेंट है एंड ऑल पेजेस करके है। ये अपने को टूल थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, सो नो इश्यूज, लेकिन ये कंपनी में जाओगे तो सीखना पड़ता है, ऐसा है, अगर तुम इसमें ही स्पेशलाइज करना है तो। इसके अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी होते हैं एनालिटिक्स के। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। पेज व्यूज एक मैट्रिक होता है कि अभी होम पेज है मेरा, तो उसमें कितना व्यूज आया है, कितना यूनिक व्यूज आया है। यूनिक व्यूज माने कितने अलग अलग व्यूज आए हैं, या फिर कौन से अलग पीसी से अलग डेस्कटॉप से आया है व्यूज। एंड एवरेज पेज ऑन टाइम, मतलब लोगों ने कितना मिनट या फिर कितना घंटा बिताया तुम्हारे पेज पे, तो ये एवरेज बन के इतना आ जाता है। ठीक है, तो अभी जितना ज्यादा, अभी इंडस्ट्री के हिसाब से पेज व्यू मतलब एवरेज पेज टाइम विल बी इक्वल टू या फिर मोर देन 4 मिनट्स, तो वो क्वालिटी पेज रहता है, ऐसा है। लेकिन ठीक है, ये होम पेज है तो इतना कुछ इशू तो नहीं है, एंड ऑल्सो एवरेज टाइम है तो ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है। एंड या ये टाइमलाइन के हिसाब से तो मे भी फ्लक्चुएट होगा। तो या मतलब मंथली देखने जाए ना, मंथली रिपोर्ट इनकेस निकाले ना हम लोग, अभी समझो मार्च का रिपोर्ट निकालते हैं, तो तुम्हारा एवरेज टाइम 4 मिनट्स तो होना ही चाहिए, ऐसा है एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। लेकिन ये पेज के हिसाब से भी वेरी कर सकता है, सो नो इश्यूज। तो पेज टाइम वही है कि यूजर ने कितना टाइम तुम्हारे पेज पे बिताया है, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, या पे एवरेज रहता है। ठीक है, एंड बाउंस रेट। अभी बाउंस रेट का फंडा किसी को पता है क्या, ये बाउंस रेट वगैरह क्या है? हेलो, कोई जिंदा है? नो मैम, नहीं पता। अच्छा, बाउंस रेट का क्या भी बेसिकली बताती हूँ। अभी बाउंस रेट समझो, एक वेबसाइट ले लीजिए। ठीक है, ये यूआरएल ना मेरे पास बुक मार्क है। ठीक है, तो मैं क्या करती है, इसको हिट मारती डायरेक्ट। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, इतना वेबसाइट है, और इसको वेबसाइट को ही एग्जिट मारती है मैं। तो वो जो आर्टिकल था ना, ये चार्ज वाला टेकक्रंच का आर्टिकल, वो एज अ बाउंस रेट उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि यूजर ने वो वेबसाइट के बाद में कहाँ पे नेविगेट ही नहीं किया। अगर समझो मैं वापस से यूआरएल हिट करती है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखती है कंटेंट है अच्छा है, देन यहाँ पे ही कौन से अलग सेक्शन में चली जाती है, स्टार्टअप्स करके। तो वो जो पेज था ना, जो मैंने पहले ओपन किया था, उसका बाउंस रेट कम होगा, क्योंकि यूजर वहां से एग्जिट नहीं मारा, वो टेकक्रंच की वेबसाइट में घूमता गया।
तो जितना घूमेगा ना यूजर उतना बाउंस रेट कम होता है एक पेज का। अभी मैं यहाँ पे सिंपल में बता देती हूँ। मेरे पास है पेज 1 पे गया यूजर, ठीक है, एंड यहाँ से उसने डायरेक्ट एग्जिट किया, मतलब क्लोज किया ब्राउजर को, तो पेज 1 का बाउंस रेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर अलग सिनेरियो देखते हैं, पेज 1 पे है, फिर वो पेज 2 पे गया, फिर पेज 3 पे गया, देन उसने एग्जिट मारा, ठीक है, तो इसमें पेज 1 का बाउंस रेट कम होगा, क्योंकि वो वही वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस को नेविगेट कर रहे हैं। तो जितना बाउंस रेट कम होता है ना, उतना सर्च इंजन मानता है कि तुम्हारा वेबसाइट एंगेजेबल है। इतना समझा बाउंस रेट का क्या फंडा है। अगर समझो मैंने अगर समझो मैंने पेज 1 पे गई एंड मैंने वो वेबसाइट को ही एग्जिट मारा, तो इसका मतलब गूगल ये मानता है कि तुम्हारा पेज 1 इज यूजलेस करके, या फिर नॉन एंगेजेबल। तो इसकी वजह से बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो ये समझा ये क्या सिनेरियो है बाउंस रेट का। यस मैम। ओके, सही है। तो बाउंस रेट अफेक्ट करता है। अभी बाउंस रेट का भी अलग अलग कैटेगरीज रहता है, एक गुड बाउंस रेट एंड एक बैड बाउंस रेट। अभी गुड बाउंस रेट माने क्या, कि अगर समझो मैं फ्लिपकार्ट पे गई, ठीक है, चेकआउट वगैरह किया है, मैंने एग्जिट मारा वेबसाइट, तो चेकआउट का पेज है ना, एज अ बाउंस रेट कंसिडर होगा, ठीक है, लेकिन दैट विल बी अ गुड बाउंस रेट, क्योंकि वो चेकआउट करके निकल गए। तो भले वो चेकआउट का पेज का बाउंस रेट बढ़ा भी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, पैसा आ गया मेरे पास, तो बात खत्म। तो बाउंस रेट का वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई वेबसाइट पे गए ना, किसी ब्लॉग पे गए जो अच्छा ब्लॉग है तुम्हारा, and उसका बाउंस रेट बढ़ता गया ना, तो एक मेजर कंसर्न रहता है वो, कि ऐसा होता है कि यूजर को वो आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ अलग अलग इश्यूज है वगैरह, तो उसकी वजह से बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो ये अपना सर्च इंजन को भी पता चलता है कि भाई हाँ, ये आर्टिकल का बाउंस रेट बढ़ गया है, तो मे बी इसका कुछ तो इश्यू वगैरह रहेगा। तो जैसा बाउंस रेट बढ़ा, तो उतना ही अपना वेबसाइट का स्टैंडर्ड डिक्रीज होगा एज पर दी सर्च इंजन का कंसेप्ट। तो एक बाउंस रेट एक मेजर रहता है कंसर्न अपने लिए। तो बाउंस रेट का भी ना यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि 60% से ऊपर होना नहीं चाहिए तुम्हारा बाउंस रेट। 60% तुम्हारा मैक्स होना चाहिए कौन से भी पेजेस का। तो अगर तुम्हारा मार्केटिंग टाइप का वेबसाइट है एंड उसका बाउंस रेट हो गया 80-80%, तो वो थोड़ा खराब इंप्रेशन पड़ता है सर्च इंजन पे। एंड तो हो सकता है कि तुम्हारा वेबसाइट इंडेक्स ही ना हो कौन सा भी सर्च क्वेरी पे। तो बाउंस रेट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसके लिए। तो बाउंस रेट का एक तरीका है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको कम करने के लिए। एक तो है अपना तुम्हारा वेबसाइट का कंटेंट है उसको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर अपडेट कंटेंट करो, या फिर उसका मतलब कुछ भी इशू रह सकता है बाउंस रेट का, कि मतलब यूजलेस आर्टिकल है या फिर आउटडेटेड आर्टिकल है, तो उसको थोड़ा अपने को एनालाइज करना पड़ता है कि बाउंस रेट क्यों बढ़ रहा है, कैसे कम कर सकते हैं। तो ये हो गया बाउंस रेट का। देन एवरेज पेज लोड टाइम। अभी अपने वेबसाइट का पेज लोड टाइम 4 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो इसका 4 सेकेंड्स मैक्स होना चाहिए। अगर 4 सेकेंड से ज्यादा तुम्हारा वेबसाइट ले रहा है लोड होने के लिए, तो समझो कि कुछ ना कुछ इश्यू है। नेटवर्क का कनेक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है, लेकिन अगर मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम स्ट्रांग है फिर भी कितना 4 से ज्यादा सेकेंड ले रहा है लोड होने के लिए, तो भी अपना फिगरेटिंग फैक्टर है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अपना वेबसाइट पे। तो इसके वजह से अपना बाउंस रेट भी बढ़ सकता है प्रोबेबली। तो कभी भी 4 सेकेंड से ज्यादा होना नहीं चाहिए एवरेज लोड टाइम। तो ये अपने को पूरा एनालाइज करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ना साइट स्पीड का, तो पेज टाइमिंग्स में जाएंगे, मतलब कितना पेज कितना टाइम ले रहा है लोड होने के लिए।
तो ये अपने पेज व्यूज के हिसाब से एवरेज लोड टाइम देखते हैं। कभी अब पता चला कि भाई इतना इतना हो रहा है, 24 सेकेंड्स लग रहे हैं इसको, तो ये थोड़ा डिग्रेडिंग फैक्टर है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फिर अपना वेबसाइट पे। तो जितना भी अपना हाई पेज लोड है ना, वो लोग को अपने को देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या खराबी है, ये क्यों लोड नहीं हो रहा है, या फिर इसके वजह से ना यूजर कभी भी निकल भी जाते हैं। भले कितना अच्छा अपना वेबसाइट क्यों ना हो, कितना अच्छा कंटेंट क्यों ना लिखा हो, जब तक यूजर को पेज मतलब पेज अपने को इंस्टेंटली नहीं मिलेगा ना, उसको वो कंटाल जाएगा एंड वो लीव करेगा वेबसाइट। तो इससे अपना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट पे, तो एसईओ इसका डिग्रेड होता है। तो एसईओ के लिए अपना पेज लोड टाइम अच्छा होना चाहिए, 4 सेकेंड मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। यानी एवरेज टाइम ऑन पेज, जैसे मैंने पहले बोला कि यूजर कितना टाइम बिता रहा है अपने वेबसाइट पे। तो या इसका भी दो फंडा है। अगर ज्यादा एवरेज टाइम हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूजर कहाँ पे तो अटक गया है, मतलब यूजर को कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए वो कुछ आगे नहीं जा रहा है। तो अगर छोटा आर्टिकल है जो हम लोग 5 मिनट में निपटा सकते हैं एंड यूजर उसको ले रहा है 15 मिनट तक, तो अपने को देखना पड़ेगा कि भाई आर्टिकल में ऐसा क्या है जिसके वजह से यूजर इतना टाइम ले रहा है। तो अगर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो उसको अपडेट करना पड़ता है या फिर स्ट्रक्चर देना पड़ता है कंटेंट को। तो ऐसा सब मैट्रिक्स अपने को हेल्प करता है, एवरेज पेज टाइम इज वन ऑफ देम। तो इतना समझा क्या पेज लोडिंग एंड एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट? ये यस मैम। हाँ, क्योंकि अपना कंपनी में ऐसा ही चलता है अपना। ठीक है। देन इवेंट्स का, अभी इवेंट्स का भी क्या बोलूं मैं, अभी समझो ई कॉमर्स वेबसाइट है अपना, ठीक है, उसमें एक बटन है बाय नाउ करके। तो बाय नाउ इज वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब कितना लोगों ने क्लिक किया वो इवेंट पे। तो ये सैंपल डेटा हम लोग देखेंगे ना गूगल मर्चेंडाइज का, जहाँ पे अपने को इवेंट्स करके एक टैब मिलेगा, तो उसमें ओवरव्यू में जाने का, या आई थिंक अपने को बाकी लोग भी ले सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। तो हाँ, तो मार्च का डेटा है, इवेंट एक्शन है, ओके। तो यहाँ पे अपने को मिलता है कि अपना क्लिक्स कितना हुआ, ऐड टू कार्ट में लोगों ने कितनी बार क्लिक किया है। तो इतना पता चलता है कि भाई ये बटन अच्छा भी है बुरा है, मतलब कम क्लिक्स हो रहे हैं, तो इनकेस कम क्लिक्स हुआ ऐड टू कार्ट को, तो ऐड टू कार्ट का प्लेसमेंट कहाँ पे बदलना चाहिए क्या, नीचे है तो उसको ऊपर ले सकते हैं क्या, तो इसका एनालाइज करना पड़ता है अपने को। तो इतना इवेंट्स का ओवरव्यू दे रही है मैं, कि इसमें डिटेल में बहुत सारा चीज है। जैसे कॉन्टेक्ट है, मतलब कॉन्टेक्ट इसका बटन है, तो इसमें ज्यादा क्लिक्स हो रहे, कम क्लिक्स हो रहे हैं, तो इसको विजिबिलिटी बढ़ाना चाहिए क्या, इसको ऊपर ला सकते हैं क्या, जहाँ पे यूजर को दिख जाए कॉन्टेक्ट का बटन। तो एक बटन का एग्जांपल था, ऐसा बाकी सारे बहुत इवेंट्स होते हैं, बटन क्लिक्स होते हैं, तो बटन क्लिक्स इज वन ऑफ द इवेंट। तो इवेंट ट्रैकिंग के लिए अपने को ये मैट्रिक बहुत हेल्पफुल रहता है। ये समझ रहे इवेंट्स का? यस यस मैम। ओके, सही है, नहीं समझे तो बता सकते हो, इश्यूज। देन सर्च टर्म्स, अभी अपना वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉग का वेबसाइट है, तो ब्लॉग के वेबसाइट पे अपना सर्च बार है जो हमने गूगल एनालिटिक्स से इंटीग्रेट किया है। तो सर्च बार में जो भी लोग टाइप कर रहे हैं सर्च टर्म्स, वो अपना एनालिटिक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो उसके हिसाब से अपने को पता चलता है कि भाई यूजर ने ये सर्च किया है और ये मेरे वेबसाइट पे नहीं है, तो ये मेरे वेबसाइट पे इसको डालना चाहिए। अभी मेरा ई कॉमर्स का वेबसाइट है एंड लोगों ने सर्च मारा ब्लेजर का, लेकिन मेरे पास ब्लेजर नहीं है, तो मैं ब्लेजर का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है मेरे ई कॉमर्स का वेबसाइट पे। तो इसके लिए अपने को सर्च टर्म्स अपने को हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यूजर जिसको कुछ नहीं मिलता वही सर्च यूज करता है, एंड सर्च पे भी नहीं मिला तो इससे लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अपने को सर्च टर्म्स का भी देखना पड़ता है। यहाँ पे सर्चेस का, हाँ, साइट सर्च का यहाँ पे वो भी मिल जाता है। वो भी समझो ये मार्च के महीने में लोगों ने गोफर को तो सर्च किया है, 2 बार सर्च किया है। अगर समझो कोई डालता है पे ब्लेजर एंड 50 सर्चेस होते,
तो मेरे को पता चलता कि भाई ये डिमांड में है कंटेंट, ये मेरे को डालना ही पड़ेगा वेबसाइट पे। तो इसके लिए अपना सर्च वाला फीचर बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हम लोग यूजर्स को डायरेक्टली पूछ नहीं सकते कि भाई तुमको क्या चाहिए, तो अपने को इनडायरेक्टली पता करना पड़ता है कि यूजर को क्या चाहिए, तो उसके लिए सर्च इज वन ऑफ द फीचर। तो या इस पे कुछ क्वेरीज है सर्च पे? नो मैम, समझ रहा है। ओके, सही है, ठीक है। ये तो अपना गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे हो गया, मतलब इतना तो बेसिक टर्म अपना चाहिए, बाकी का तुम ऐड कर सकते हो, बाकी का भी है कन्वर्जन विनवर्जन वगैरह, कैंपेन वगैरह, लेकिन इतना में डिटेल में नहीं जाएगी क्योंकि वो पूरा एडवांस कंसेप्ट होता है एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर होता है वो पूरा। तो मतलब इतना जो कंसेप्ट में बता रही है ना, इतना तो कॉमन रहता ही, इतना कापे नहीं जाता है। तो या तो इतना समझा क्या एसईओ का, एनालिटिक्स का? यस मैम। ठीक है, अभी बाकी का ना थियरी, पूरा थियरी है। ये जो सिमेंटिक वेब है ना, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देती है क्या है ये सिमेंटिक वेब। ये सिमेंटिक वेब ना एक स्मार्टर वेब ऐसा बोल सकते हैं। कि अभी समझो मैं HTML फाइल लिख रही, ठीक है। HTML फाइल में मेरा H1 में टाइटल है एंड इटैलिक्स के टैग में मेरा कुछ तो कंटेंट है। तो अभी ट्रेडिशनल वे में सर्च इंजन को क्या पता चलेगा कि भाई ये H1 टैग है, ये EM वाला टैग है, इटैलिक्स वाला। तो उसको उतना पता चलेगा कि भाई ये इतना इतना टैग है, लेकिन जो टैग में कंटेंट क्या है उसको पता नहीं चलेगा। तो सिमेंटिक वेब क्या करेगा, इज एन एनहांसमेंट कि वो समझेगा भाई कंटेंट क्या है। अभी ऐसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एग्जांपल लिया मैंने, ये मैं बोल रही थी। हाँ, ओके, तो मैं नोटपैड में नोट डाउन करती है। H1 में है मेरा टाइटल AI ट्रेंड्स करके, ठीक है, ये H1 है। देन ये मेरा EM मतलब इटैलिक वाला टैग है, इसमें है ऑथर का नाम सोचिए मेरा लिख देती है, ठीक है। अभी सर्च इंजन को इतना पता चलता है कि भाई H1 टैग है, EM टैग है, लेकिन ये टैग में कंटेंट क्या है उसको पता नहीं चल रहा है। तो सिमेंटिक वेब क्या कर रहा है, ये समझ रहे कंटेंट को। सिमेंटिक वेब फोकस ऑन द कंटेंट रादर देन द स्ट्रक्चर, ऐसा है ये। तो सिमेंटिक वेब समझेगा कि भाई हाँ EM में ऑथर का नाम है तो मिनोली इज एन ऑथर, ऐसा करके। एंड देन H1 में टाइटल है, इसका कंटेंट क्या है, ट्रेंड्स करके, AI ट्रेंड्स, तो दिस इज द टाइटल। तो ये पूरा समझता है, देन इस पे एनहांसमेंट भी होता है। तो एक ऐसा स्मार्ट टाइप ऑफ वेब है ये। जैसा मैं बोली ना, स्मार्ट वेब टू आइडेंटिफाई थिंग्स। आइडेंटिफाई थिंग्स मतलब ये क्या है, मतलब क्या टर्म है ये नाम है तो मतलब ऑथर होगा, ऐसा है। ये ऐसा टाइटल है तो मतलब ब्लॉग का टाइटल होगा, ऐसा है। तो इज अ सिमेंटिक वेब इज लाइक स्मार्टर वेब। तो उसका ही एनहांसमेंट करके एक रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है कुछ, तो ये पूरा थियोरी है, ठीक है। इसमें क्या रहता है पता नहीं, लेकिन ये डायग्राम से अपने को पता चलेगा कि अभी जैसे मैं बता रही थी ना यहाँ पे कि AI ट्रेंड्स इज एन टाइटल, लेकिन ये सिमेंटिक वेब को कैसे पता चलेगा, तो ये RDF के द्वारा पता चलेगा, एक फ्रेमवर्क है उन लोग का। तो उसके द्वारा लोग को पता चलेगा कि भाई ये नाम है, अभी एग्जांपल ये लोग ने दिखाया कि ये कोई तो विला है, ये लोकेटेड इन फ्रांस। तो सिमेंटिक वेब के द्वारा वो पता करेगा कि कंटेंट में क्या लिखा है, एंड उसका वो मैपिंग करेगा कि लोकेशन है या नाम है या क्या है। तो ऐसे इसको पता चल रहा है कि विला करके है एंड ये फ्रांस में है, तो लोकेशन वाला रिलेशनशिप दिखाएगा यहाँ पे। तो ये तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको प्रेडिकेट है, मतलब इसका रिलेशन क्या है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, लोकेशन है या नाम है या क्या है। तो उसके लिए RDF इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क। एंड अभी इसका ही एप्लीकेशन वेब 3.0 में आने वाला है या फिर आ गया है, ऐसा है कुछ है। तो वेब 3.0 वेब के ना बहुत सारे वर्जन्स थे। एक था वेब 1.0, ये ना रीड ओनली मोड में था।
रीड ओनली मोड। मतलब इसमें वेब 1.0 में क्या था कि मेरा वेबसाइट है, ठीक है, तुम बस रीड करते जाओ, इस पे तुम कुछ इंटरेक्शन करो मत, या फिर तुम कॉन्टेक्ट का फॉर्म कुछ फिल आउट मत करो, बस मैं कंटेंट बताएगी, तुम बस पढ़ते जाओ। तो वेब 1.0 वाज बेस्ड ऑन द रीड ओनली मोड। फिर आ गया वेब 2.0। इसमें क्या था, रीड एंड राइट मोड वगैरह। तो रीड एंड राइट में कैसा आ गया, ब्लॉगिंग आ गया, फिर फॉर्म्स का फैसिलिटी आ गया, जहाँ पे हम लोग इनपुट डाल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो वेब 2.0 में वो कंसेप्ट था जो भी चल रहा है अपना। एंड देन अभी आ गया वेब 3.0, ये ट्रेंडिंग में है। अभी ये क्या करेगा पता है क्या, ये तुम्हारा सिमेंटिक वेब का जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, जो कंटेंट को आइडेंटिफाई करता है, तो उसका ही आधार, मतलब उसका ही बेस लेके ये वेब 3.0 बना है। तो इसमें स्मार्ट वेब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अभी इसमें ये जो सिमेंटिक वेब है, अभी एक यहाँ पे एग्जांपल बताती है, तुमको इजी पड़ेगा। वे समझो किसी यूजर ने बता दिया कि भाई आई वुड लाइक टू हैव आई वुड लाइक टू वॉच स्काईफाई मूवी एंड इट पंजाबी फूड। ये मैंने समझो मेरे गूगल असिस्टेंट को बोल दिया कि भाई ये क्वेरी मैंने सबमिट किया उसको। तभी गूगल असिस्टेंट क्या करेगा, वो तुमको पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देगा। अभी तुमको अभी खाने का है या फिर देखने का स्काईफाई मूवी, तो तुम्हारा लोकेशन है समझो विरार, तो विरार के आसपास जो भी तुम्हारा क्लोजेस्ट मल्टीप्लेक्स है उसका लोकेशन बताएगा। एंड ऑल्सो तुमको वो बताएगा कि वो थिएटर के आसपास कौन सा पंजाबी रेस्टोरेंट है जिसका अच्छा रिव्यूज है। तो ये पूरा हम लोग बिना बता के वो पूरा स्मार्ट वे से पूरा अपने को इन्फॉर्मेशन लाके दे रहा है। तो ये वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट है। तो इट्स लाइक स्मार्टर वेब। तो मैं अभी भी देख रही थी ना अभी कौन सा वेबसाइट पे, तो वहाँ पे फोन नंबर कुछ तो लिखा था। तो फोन नंबर पे मैंने बस टैप किया, ऐसा कॉपी करने गई, तो अभी मेरे को ऑप्शन आया कि ऐड टू कॉन्टेक्ट। तो ऐड टू कॉन्टेक्ट में ऑप्शन मतलब दिखा कि मतलब इट्स लाइक अ स्मार्टर काइंड ऑफ वेब। क्योंकि यूजुअली हम लोग ऐसा सिलेक्ट करते हैं ना कोई भी नंबर को, तो यूजुअली अपने वो कॉपी बटन आता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को आया था कि ऐड टू कॉन्टेक्ट करके। तो इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट में पहचान दिया था कि ये मोबाइल नंबर है, एंड जिसको यूजर को ऐड करना चाहे तो वो डाल सकता है, इसलिए उसने ऐड ऑप्शन का ऐड कॉन्टेक्ट का ऑप्शन बताया था वाया ब्राउजर। तो इट इज वन एप्लीकेशन ऑफ सिमेंटिक वेब या फिर वेब 3.0। वेब 3.0 कुछ लोगों ने एडॉप्ट किया है या फिर कुछ करना बाकी है, तो इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री के नीड्स के हिसाब से वेब आ गया ये। तो अपना एआई वगैरह कैसा है कि स्मार्ट रिकमेंडेशन देता है, तो वेब 3.0 इज स्मार्टर वेब। तो अपना वही हम लोग रिसेंबल कर सकते हैं विद एआई। तो ये एक ओवरव्यू था, ये पूरा थियोरी है पढ़ने जाए तो, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दिया कि ये क्या है स्मार्टर वेब का थीम। तो यहाँ इतना ही था। इसमें कुछ थे क्या क्वेरीज? हेलो। No, ma'am. Understood everything. या मतलब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ही था, क्योंकि सिलेबस में देखने जाए तो इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है वगैरह सब, तो अपने को एग्जाम में लिखने का है, लेकिन समझ में गए ना तो इतना ही कॉन्सेप्ट है कि स्मार्टर वेब है, बस और कुछ नहीं है। Yes, ma'am. तो आई थिंक आई एम डन, इतना ही था मेरे साइड से भी। आपके साइड से Okay. कुछ क्वेरीज वगैरह है क्या, क्वेश्चंस वगैरह? I guess अगर किसी को क्वेश्चन नहीं हो तो we will end this session with a vote of thanks. So all good things come to an end, and same can be said about our session. We would like to extend a hearty vote of thanks to our guest speaker, Ms. Minoli Vatak, for sparing her time and enlightening us about SEO and many more topics. Today's session was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic, and I'm pretty sure that the precious knowledge ma'am gave us will definitely help us in our studies in future. I would also like to thank our professor, Mr. Yogesh Pingle sir, for allowing us to organize this webinar session
and to all the students present here for showing interest in making it a success. Thank you so much, everyone. Have a nice day. थैंक यू गाइस, कुछ हो तो Thank you, बता दो ma'am. मेरे को, चलेगा एनी टाइम Yes, से. yes. Sure. Thank you, ma'am. यप, थैंक यू.